नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। महाराष्ट्र में जिस दिन वोटिंग होनी है, उसके लिए बहुत चंद दिनों का ही वक्त बचा है। 20 तारीख को एक ही फेज में 288 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम घोड़े खोले हुए हैं और तमाम तरह के हथकंडे वो अपना रही है ताकि वो सत्ता पर काबिज रहे, तो वहीं उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो ये पता नहीं है कि किसकी बनेगी सरकार, लेकिन उससे पहले ही आप ये देखिए कि 3 चेहरे जो कि मुख्य चेहरे हैं, जो कि मुख्य मोहरे हैं महायुति के, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों में ही आपस में इस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं, इस तरह से सिर फुटव्वल हो रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इन तीनों के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, क्योंकि अगर इन तीनों नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो आप समझिए कि जो जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो वोट शिफ्ट होना होता है, जो कि किसी भी कोलिशन का, किसी भी अलायंस का सबसे अहम हिस्सा होता है, वो नहीं हो पाएगा। और ये लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था और अब विधानसभा चुनाव में भी महायुति में देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें ये हैं कि शिंदे को की सीटें इतनी ना आ जाएं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस सामने रखकर अपनी मनमानी करें चुनाव के बाद, तो वहीं शिंदे और अजीत पवार भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें ना आ जाएं कि वो अपनी मनमानी करें, यानी कि जिसको चाहें वो कुर्सी पर बिठाएं अगर वो इस कंडीशन में आते हैं। तो आप ये समझिए, ये तीनों ही जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये आपस में ही एक दूसरे की काट करने में लगे हुए हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कई बड़े ट्रांसफर्स जो हैं वो किए गए हैं मुंबई में, और साफ तौर पर ये कहा गया शिंदे की तरफ से दबे अल्फाज में, और इस तरह की खबरें लगातार पूरे महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं कि जो एकनाथ शिंदे के करीबी अफसर थे उनका ट्रांसफर किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि उनका ट्रांसफर क्यों किया गया है? क्या शिंदे को नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि वो उस नंबर पर आए जहां वो अपनी शर्तों को मनवाएं? क्योंकि आपको ये पता है कि लगातार एकनाथ शिंदे अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। पहले उनका ये कहना था कि सबसे ज्यादा सीटें उनको दी जाएं, उसके बाद उनका ये कहना था कि उनको चीफ मिनिस्टर की का चेहरा बनाया जाए महाराष्ट्र में, लेकिन दोनों ही चीजें उनकी काम करती हुई साबित नहीं हुई। अब ये देखने के लिए मिल रहा है कि बागियों की फहरिस्त तो लंबी है ही, और लगातार बागियों को जो मनाने का सिलसिला चला वो नाकाम साबित हुआ महायुति में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में। अब हालत यह है कि एक ही जो अलायंस है, यानी कि महायुति, उनमें ही कैंडिडेट्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। कहीं पर बीजेपी जो शिंदे के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट न करते हुए किसी और को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे ही एकनाथ शिंदे की पार्टी और इसके साथ साथ अजीत पवार की पार्टी में भी देखने के लिए मिल रहा है। नवाब मलिक का एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो आपके सामने हैं, जिससे साफ ये पता चल रहा है कि आपस में महायुति पूरी तरीके से बिखरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो शुरू से ही सीट बंटवारे में वक्त लगा, लेकिन शुरू से ही कोशिशें ये हैं कि हम एक साथ ना सिर्फ दिखें, ना सिर्फ नजर आए, बल्कि जमीन पर भी एक साथ हो, ताकि वोट एक दूसरे की पार्टी के लिए ट्रांसफर हो। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि अपना मैनिफेस्टो एक साथ साझा कल जारी किया गया, 5 गारंटीज जो है वो दी गई हैं, जिसके बाद से ही बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और राहुल गांधी पर लगातार अटैक किया जा रहा है। कभी राहुल गांधी को अर्बन नक्सल की शरण में वो चले गए हैं, ये कहा जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो अराजक तत्वों के साथ हैं, क्योंकि जो संविधान की जो प्रति उनके हाथ में होती है कॉपी, वो लाल रंग की है, इसीलिए वो अर्बन नक्सल से जुड़े हुए हैं, उनकी सहायता वो ले रहे हैं, अराजक तत्वों के साथ हैं। ये बात लगातार देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप जातिगत जनगणना की, जातिगत बराबरी की, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, संविधान, लोकतंत्र को बचाने की अगर आप बात करेंगे और इस पर
मुखर होकर लगातार इस तरह के जो प्रोग्राम्स है उसमें शिरकत करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, तो आपको अर्बन नक्सल और अराजक तत्वों के साथ खड़ा हुआ कहा जाएगा। ये सोच है, ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखा, जहां पर उन्होंने जो व्यापार जगत है उसमें जो मोनोपोली मतलब जो 4-5 घराने हैं, उनका जिस तरह से पूरा एक तरह से उनकी मोनोपोली चल रही है कि सिर्फ जो वो कहेंगे वही होगा, और बाकी जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, उनकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई है ताकि जो चंद बिजनेस घराने हैं उनको ऊपर चढ़ाया जा सके। इस तरह की तमाम बातें, उस तरह का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस एडिटोरियल राहुल गांधी ने लिखा था। अब इसको लेकर राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वो एंटी बिजनेस हैं, यानी कि व्यापार और व्यापारियों के वो खिलाफ हैं, ये कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र आपको पता है इकोनॉमिक कैपिटल है, आपको ये भी पता है कि तमाम बड़े बिजनेस घराने जो है उनका तमाम स्टेक महाराष्ट्र में लगा हुआ है, और बीजेपी इन्हीं बिजनेस घरानों के सपोर्ट से एक तरह से सत्ता पर काबिज होती है, किससे छिपा नहीं है। और अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर इस तरह की आक्षेप जो है वो लगाए जा रहे हैं, उससे बौखलाई हुई है बीजेपी लगातार, जिस तरह से राहुल गांधी हर मुद्दे पर अटैक कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी है। यानी कि जो राहुल गांधी कहते हैं उसी पर ही अमल करती हुई बीजेपी नजर आती है, लेकिन सवाल भी फिर राहुल गांधी से ही पूछना है। एक छोटी सी बाइट है राहुल गांधी की, जो उन्होंने अपने एक्सप्लेन किया है कि वो एंटी बिजनेस नहीं है। सुनिए आप उनका क्या कुछ कहना है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. तो राहुल गांधी को आपने यहाँ पर सुना। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि वो एंटी मोनोपोली हैं, लेकिन एंटी बिजनेस वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूरी बीजेपी इसी पर खेलती हुई नजर आ रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या महायुति पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है, क्या इन तीनों ही जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में इस गठबंधन के, वो ही आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो ही आपस में एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या शिंदे के बस आखिरी दिन बचे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? अगर महायुति मान लीजिए कि उनकी अगर इतनी सीटें आ भी जाती हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे को फिर से बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, या यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल भरपूर कर लिया गया है, अब उनको पूरी तरीके से एक तरह से थ्रो वाली स्थिति में, यानी कि फेंकने वाली स्थिति में यहाँ पर आ गई है। महाविकास अघाड़ी की स्थिति क्या नजर आ रही है? राहुल गांधी की एंट्री से कितना बदला है महाराष्ट्र का चुनाव, और ये 5 गारंटीज कितना बदल रही है महाराष्ट्र का चुनाव? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए, और हम आज इस पर गहन चर्चा और इस पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, अभी की स्थिति फिलहाल क्या है। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं, जाना माना चेहरा है राजनीति, जाना माना चेहरा है पत्रकारिता जगत का, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, और महाराष्ट्र और देश की राजनीति पे उनकी बहुत गहरी पकड़ है। और पहली बार आज मेरे साथ कार्यक्रम में वो जुड़ रहे हैं, प्रकाश पोहारे जी, जो महाराष्ट्र और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपसे कुछ ही देर में एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल प्रकाश जी आपसे, कल राहुल गांधी थे महाराष्ट्र में और 5 गारंटीज लॉन्च की गई। इसके अलावा हम जब महायुति की हम बात कर रहे हैं, तो महायुति में सीधे तौर पर ये लग रहा है कि एक बिखराव है। ये जो तीनों बड़े नेता हैं, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे को काटते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? अगर महायुति इस तरह से बिखरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में भी मैसेज नेगेटिव और फिर वोट शेयर भी नहीं हो पाएगा, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। आपको फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति कैसे दिखती है? पूछरा जी, आपने जो
ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वो बिल्कुल सही पोजीशन आपने बताई है। और यहाँ पर अभी ऐसा हुआ है कि अ, हर आदमी अपने अपने कार्ड पे लगा है, पर्टिकुलरली महायुति जो है उसके अंदर। इनमें आपस के अंदर का कोऑर्डिनेशन नहीं है एक। और हुआ क्या है कि फडणवीस जी ने उस समय पे ये सत्ता पाने के लिए इनके साथ में, क्योंकि शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया था, या फिर इन्होंने शिवसेना को किनारे लगाने के लिए जब 2019 में ये साथ में मिलके जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और हालांकि ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र के अंदर जो सीएम बनेगा वो हमेशा शिवसेना का बनेगा, और दिल्ली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, वो ऐसा तय हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि 2000 में जब इन्होंने उंगली पकड़ी शिवसेना की, बीजेपी वालों ने, उस समय पे बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं थी, इनकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन शिवसेना की उंगली पकड़ने के बाद में ये स्लोली स्लोली अपनी सीटें बढ़ाते गए। और 2014 के अंदर क्या हुआ कि जब इनका ये ठहरा था कि भाई चलो ये मुंबई के अंदर 171 सीट ये लड़ेंगे सेना वाले, और बीजेपी जी जो है 117 लड़ेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो इनका जो फार्मूला था वो 9 का फार्मूला, 1+7+1 इज इक्वल टू 9, और 117 इनकी टोटल करेंगे तो भी 9 आता है। तो ये फार्मूला तय हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उस साल इनकी सीटें ज्यादा आई बीजेपी की, तो वो बोली नहीं अभी हम ही सीएम बनेंगे, तो करके वो 2014 में तो इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को जबरदस्ती सीएम बना दिया। या इन्होंने या इन्होंने क्या कर दिया कि देखिए, हालांकि सीएम कौन बनना चाहिए था महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी किसने बढ़ाई? तो बीजेपी बढ़ाने का सेहरा जाता है गोपीनाथ मुंडे के सर पे, पहली बात। लेकिन गोपीनाथ मुंडे की बड़े संदिग्ध हालात में दिल्ली के अंदर मौत हो गई, एक्सीडेंट बता दिया गया, और वो उनका जो ये था वो नंबर वो काट दिया गया ऑटोमेटिक। और उसके बाद में फिर दूसरा नंबर था एकनाथ खड़से, जिन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा मजबूत किया। लेकिन एकनाथ खड़से को भी किनारे कर दिया गया, और एकदम नया चेहरा, पहली बार डायरेक्ट सीएम, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, और उसके बाद में डायरेक्ट सीएम करके अपना देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। 5 साल रहे वो। फिर 5 साल वो रहने के बाद में इन्होंने ये नारा लगाया था कि 100% भारत भाजपा, 100% भाजपा, ये सभी तरफ लगाया था मन। इससे हुआ क्या मालूम है क्या, कि 2019 का जब इलेक्शन आया तो वापिस से इन्होंने क्या कर दिया कि ये अलग अलग लड़े, अलग अलग लड़े 2019 में। अलग अलग लड़ने के बाद में इनकी आई 105 सीटें, और उसके बाद में सेना की कुछ 56 सीटें आई थी। तो अकेले के दम पे तो ये लड़ नहीं सकते थी, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें है, 145 का ये बहुमत होता है, 145। क्योंकि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई थी अकेले के दम पे लड़ने के बाद में, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, सेना को वापस से जोड़ दिया। लेकिन फिर सेना ने उस समय पे कंडीशन रखी कि नहीं अभी हम 2.5 साल हम बैठेंगे, 2.5 साल आप बैठेंगे। इसके ऊपर इन्होंने नकार दिया। इसलिए नकार दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सेना जाएंगे कहाँ, जा जाके कहाँ जाएंगे ये, क्योंकि कांग्रेस के साथ में जा नहीं सकते, एनसीपी के साथ में जा नहीं सकते, ऐसा इनको दिमाग में लगा। लेकिन वो ये भूल गए कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के जैसा एक आदमी है कि जो ये सारे के सारे दांवपेच खेल सकता है। तो शरद पवार जी ने क्या किया, अजित पवार को उधर भेजा। क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में उस समय पे गवर्नर रूल लागू हो गया था, लेकिन गवर्नर रूल तोड़ना जरूरी था। तो शरद पवार साहब ने अजित पवार को बोला कि जाओ तुम बीजेपी के साथ में जाके सरकार बनाओ। तो सुबह गए, आप मानेंगे नहीं, उस समय पे गवर्नर रूल था 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग ये सरकार हुई। उसके बाद में गवर्नर रूल 3:30 बजे टूटा, 4:30 बजे अजित पवार का और फडणवीस का शपथ विधि हुआ, और 1.5 दिन की सरकार बनी। गवर्नर रूल हटने के बाद में अजित पवार इधर आ गए ये डिप्टी सीएम बनने के बाद में, और फिर शरद पवार ने दांव खेला। फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी, इनकी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये एकत्रित हुए और इन्होंने सत्ता कर ली। तो ये सारे देखते रह गए कि ऐसा कैसा हुआ। काफी क्रिटिसाइज किया गया शिवसेना को कि आप तो कांग्रेस के साथ में जाने वाले नहीं थे, आप तो बोलते थे ये ऐसा हो रहा है। लेकिन ये हुआ क्या है मालूम है क्या, मैं आपको एक ये बताता हूँ। देखिए, जो बिल्ली रहती है ना हमेशा, तो बिल्ली अपने बच्चे को खाती है कई बार।
बच्चे को खाती है। तो बीजेपी ने क्या किया कि इन्होंने जिसकी जिसकी उंगली पकड़ी ना, उसको खा गए, ये खुद बड़े बन गए। तो ये बातें शिवसेना के ध्यान में आने के कारण ये सारा हुआ। बाद में आपको पता है कि किस तरीके से 2022 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि शिवसेना के 40 एमएलए ये एकनाथ शिंदे को हाथ में पकड़ के वो सूरत से गुवाहाटी हवाई जहाज यात्रा वगैरह, ये सारा होटल के अंदर आपको सारा पता है किस तरीके से सारा हमारे महाराष्ट्र के अंदर वो सारा नाटक हुआ। और उसके बाद में 50-50 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को देके एमएलए खरीदे गए और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता बनी। इस तरीके से सत्ता आई इनकी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पिछले 2.5 साल में शिंदे के साथ में और अजित पवार को भी बीच में तोड़ा। उन्होंने क्या किया, अजित पवार ने जाके जो घड़ियाल थी इनकी, शरद पवार साहब की घड़ी निशानी थी, तो घड़ी को हाथ में पहन लिया। अब अजित पवार ने हाथ में घड़ी पहन लिया तो हमारे शरद पवार साहब ने तो इतने रनिंग 83, लेकिन 83 के उम्र में शरद पवार ने तुतारी फूंक दी इनके खिलाफ में। और आपने सारा मालूम है उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी फिलहाल ये है अभी कि अभी कांटे की टक्कर हो गई है। एक तरफ ये जो तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये सारी बातें की गई, देखिए महाराष्ट्र इज ए वेरी कल्चर स्टेट, एक बात ध्यान में रखिए आप। यहाँ मुंबई है, बाकी का भी ये है, और ये कोई बिहार और उत्तर प्रदेश की जैसी यहाँ पे घिनौनी राजनीति नहीं है और कोई माफिया राज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तोड़ी, शिवसेना पार्टी तोड़ी फडणवीस ने या अमित शाह पीछे पर्दे के पीछे सामने खड़न नहीं थी, तो पार्टी तोड़ी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि क्या था कि बच्चे को भी अगर आप महाराष्ट्र में पूछेंगे कि भाई भाजपा शिवसेना किसकी है, तो वो यही बोलेगा कि वो बाला साहब ठाकरे की है, और बाला साहब ठाकरे का विरासत में उद्धव ठाकरे को मिली है। और अगर बच्चे को भी पूछे कि भाई राष्ट्रवादी पार्टी किसकी है, तो लोग यही बोलेंगे शरद पवार की है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अभी सत्ता हाथ में थी, और आपको तो मालूम है जुडिशरी से लेकर सारी चीजें इन्होंने हथिया लिया है। और इस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये दिस इज ए टोटल इलीगल गवर्नमेंट। तो ये पिछले 2.5 साल से ये इलीगल गवर्नमेंट हमारे स्टेट के अंदर काम कर रही है, और अभी उसके कारण लोगों में ये बहुत ज्यादा रोष है ये सत्ता के बारे में। अभी इलेक्शन इसके ऊपर हो रही है। पिछले 2-3 महीने में इन्होंने हमारे स्टेट की पूरी तिजोरी खाली कर दी। 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2014 में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी बीजेपी ने, उस समय पे स्टेट के ऊपर सिर्फ 55,000 करोड़ का कर्जा था। अब 55,000 करोड़ का कर्जा 10 साल में 9 लाख करोड़ हो गया। स्टेट का जो बजट है सालाना वो सिर्फ 4 लाख करोड़ का है, एक बात ध्यान में रखिए। तो ऐसे इसके अंदर इतना कर्जा होने के बावजूद इन्होंने ये लाडली बहना, लाडला भाई, तीर्थ यात्रा योजना इस तरीके से खर्चा करके, जिसके ऊपर 1 आधा लाख करोड़ रुपए लगने वाले, पैसा नहीं है। पिछले साल भर से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है महाराष्ट्र के, जिनको ठेके बीजेपी ने खुद दिए, उनके सारे पेमेंट रोके गए हैं। 40-50 हजार करोड़ रुपए वो देना बाकी है। 3 महीने की सैलरी बाकी है पूरे स्टेट की। ऐसे कंडीशन के अंदर इन्होंने ये 1 लाख करोड़ रुपए ये बंटवा रहे हैं। यही ध्यान में रखिए कि कुछ भी करो, सत्ता में बैठो। एक बार सत्ता में बैठेगा तो भी देख लेंगे क्या है, और सत्ता में नहीं बैठे तो जो सत्ता में बैठने वाली पार्टी है वो भुगत के बैठेंगे इस सारी चीजों का। तो ये ऐसा इनका डबल गेम है। इस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये अभी इलेक्शन हो रहे हैं। जी, अभी आपको स्थिति आपको किसका पलड़ा अभी भारी लग रहा है? क्या जिस तरह के वादे गारंटीज दी गई हैं उसका असर देखने के लिए मिलेगा? क्या जो ये एक साथ तीनों नेता, शरद पवार का इमोशनल करना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, संन्यास लेने की जो उन्होंने बात कही, और उसका असर, और पहले से भी उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, वो एक इमोशनल उनके साथ सेंटिमेंट जाता है, उद्धव ठाकरे के साथ भी जाता है वो एक सेंटिमेंट। और फिर हमने देखा कि कांग्रेस को पसंद किया लोगों ने, राहुल गांधी को पसंद किया लोगों ने लोकसभा चुनाव में, इसीलिए वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी तक तो महायुति की कितनी सीटें आएंगी, क्या सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन वहां चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसी को लेकर ही सरपुटव्वल है। और आरएसएस चाहती है, क्योंकि 100 साल 2025 में पूरे होंगे, और आरएसएस चाहती है कि कोई ब्राह्मण चेहरा ही चीफ मिनिस्टर बने, उनकी कोशिश है, और उसमें नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का सबसे ऊपर। तो इन तमाम चीजों को क्या महाराष्ट्र के लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे
तो क्या ये तमाम चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं? हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये मैं बात बताऊंगा। और जिस तरीके से ये सारा खेल किया गया, देखिए बुशरा जी, ऐसी बात है कि सत्ता में पार्टियां तोड़ना और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ गरिमा रहती है। कोई कारण होना चाहिए कि भाई हमने क्यों पार्टी बदली। लेकिन अगर आप पार्टियों के लोगों को सिर्फ ईडी के चक्कू के ऊपर और सीबीआई के चक्कू के ऊपर तोड़ेंगे और लोग मजबूरी से इनके पास में जाएंगे। इन्होंने सिर्फ पार्टियां नहीं तोड़ी है, इन्होंने परिवार तोड़ा है। इन्होंने ठाकरे का परिवार तोड़ दिया, इन्होंने जाके शरद पवार का परिवार तोड़ दिया। तो ये जो लोग है उसके कारण बड़े आहत है, और उसके कारण जो पूरी की पूरी लोगों की सिंपत्ति है वो शरद पवार के पीछे खड़ी हो गई है, और ये पूरी सिंपत्ति उद्धव ठाकरे के पीछे खड़ी हो गई है। और उसके बाद में जिस तरीके से फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर ये सारा अभी किसानों के बारे में जो ये सबसे ज्यादा अगर इनके ऊपर नाराज कौन है तो किसान है। देखिए हमारे सोयाबीन को कोई कीमत नहीं है। जो सोयाबीन एक किसान को समझ लो 2021 में 22 में समझ लो 50 क्विंटल अगर सोयाबीन हुआ है, उसको 50 क्विंटल सोयाबीन का दाम मिला है 5 लाख रुपया, 10,000 रुपए के हिसाब से। वो उसके बाद में 22 में उसको मिला है समझ लो 4 लाख रुपए, थोड़ा वो दाम कम हो गए थे। लेकिन अभी तीसरे जी। साल 23 में जिस किसान को 50 क्विंटल सोयाबीन हुआ है, उसको दाम मिला है सिर्फ 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए, 5 लाख के जगह पे 2 लाख, यानी 3 लाख का उसका लॉस हुआ। और ये साल टोटल क्रॉप फेलियर है सोयाबीन का। टोटल क्रॉप फेलियर होने के बाद में यानी जो उसको 50 क्विंटल हुआ था, 50 क्विंटल के जगह पे उसको 20 क्विंटल हो गया है, और 20 क्विंटल की जगह पे उसको 3,000 रुपए के हिसाब से सिर्फ 60,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस किसान को 5 लाख मिलता था, 4 लाख मिलता था, उसके जगह पे अगर उसको 60,000 रुपए मिल रहा है। जो कॉटन की प्राइसेस उन्होंने 12,000 से तो 14,000 रुपए पर क्विंटल बेचा था, वो कपास अगर उनका अभी सिर्फ 6,000 रुपए में बिक रहा है, तो और खर्चे बढ़ गए। मेन बात क्या है बुशरा जी, देखिए ध्यान में रखिए कि खर्चे दुगने हो गए। मोदी जी ने क्या बोला था 2017 के अंदर कि हम किसान को लागत से दुगना कर देंगे। तो लागत से दुगना खर्चा कर दिया इन्होंने, लेकिन लागत उसके बाद में जो कीमतें बढ़नी थी, कीमतें दुगनी तिगनी बढ़ गई है। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, इंसेक्टिसाइड के दाम बढ़ गए, खेती को लगने वाली सारी चीजों के दाम बढ़ गए। पाइपलाइन जो मैंने 2020 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में 3 इंच की एक छड़ी खरीदी थी। 300 रुपए की, ऐसा समझिए आप। पाइप का टुकड़ा, जी। तो 20 फुट का वो 400 रुपए में खरीदा था, अभी वो 900 रुपए में खरीदना पड़ रहा है किसान को। यानी हर चीज जो किसानी को लगने वाली चीज है उसके भाव दुगने तिगने हो गए हैं। अगर किसान को मोटरसाइकिल भी लेनी है तो 2020 में वो जो मोटरसाइकिल उसने 40,000 में खरीदी थी, वो उसको अभी 1,20,000 में खरीदनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें सामने होने से सबसे ज्यादा इनके खिलाफ में अगर कोई वर्ग है तो वो किसान है। अब वो किसान के लोगों की नाराजगी निकालने के लिए इन्होंने लाडली बहना लाया। 3 महीने में इन्होंने 5 महीने के पैसे दे दिए। 1,500 रुपए दो महीने में देने के रहते हैं, तो 2 महीने के पैसे इन्होंने 2 या 3 महीने के पैसे दे सकते थे कायदे से, जब तक के सत्ता में बने थे। इन्होंने क्या कर दिया, एडवांस 2 किस्तें दे दिया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये जो चुनाव आयोग है ये क्या कर रहा है, ये तो दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्शनेबल थिंग। तो ये सारी बातें देखते हुए आज के घड़ी में टक्कर भलाई, देखिए 2 महीने पहले ये जो परिस्थिति थी ना, ये 25% इन फेवर था बीजेपी के, और 75% इन फेवर ऑफ इनके था, महाविकास आघाड़ी के। लेकिन अभी थोड़ा ये बहनों को जो पैसा दिया है, ये सारे टिक्कर हुआ, और टिकट बंटवाने में जो थोड़ी बहुत देरी हुई है, थोड़े कुछ गलत टिकट कांग्रेस वालों ने बांटे पर्टिकुलर। जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है प्रकाश जी। आपके पास मैं लौट रही हूँ, और इस बीच मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी भी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ प्रकाश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ सवाल के साथ। गिरीश जी, सवाल मेरा ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अटैक किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो कांग्रेस है।
चाहे आप झारखंड की बात करें या आप महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, और उसमें फिर सेंटर में आ जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कल थे देवेंद्र फडणवीस लगातार उनको अराजक तत्व बता रहे हैं, लगातार उनको ये कह रहे हैं कि वो अर्बन नक्सल जो है उनका सपोर्ट वो ले रहे हैं। उन्होंने लेख लिखा, उस लेख से बीजेपी इतनी तिलमिला गई कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र जाहिर सी बात है व्यापारियों का गढ़ है, हब है, वहां तमाम जो बड़े चेहरे हम कह सकते हैं देश के, वो तमाम वहां पर है, उनके तमाम स्टेक वहां पर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है और राहुल गांधी पर से वो एंटी बिजनेस हैं, और इसको लेकर अब उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया है राहुल गांधी ने, और कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया है। आखिर इतनी बौखलाहट बीजेपी को क्यों है? क्या उनको सबसे बड़े जो दुश्मन उनको सियासी लगते हैं वो राहुल गांधी हैं उनके लिए? और क्या ये जो पूरा चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी एंटी बिजनेस हैं और राहुल गांधी फिर आके सामने कहते हैं कि वो एंटी मोनोपोली हैं, इसका असर आप कितना, क्या चुनाव में कुछ होता हुआ देखेंगे? नहीं बुशरा जी, देखिए कुछ वक्त से पहले नैरेटिव बीजेपी सेट करती थी और कांग्रेस और दूसरे उसका जवाब देते घूमते थे। 5 साल से ये नैरेटिव चेंज कर दिया राहुल जी ने कि अब वो पिच डिसाइड करते हैं और ये लोग वहां जाके खेलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। इनके पास वो गली के रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जिनको पता ही नहीं किस बॉल पे कैसे बैट चलाना है। तो इनका जो नैरेटिव था, पोरे जी बैठे हुए हैं, हम छोटे तब सिखाया जाता था कि आप अंधेरे में जाते हो, डर लगते हो, तो आपको हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। अब ये बीजेपी की हनुमान चालीसा क्या है? पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान। तो ये इनको डर लगता है तो इनको उतना ही पता, उनको आगे की विधि पता नहीं कि इसके बाद क्या बोलना है। तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसी को आप नेगेटिवेट करो। उन्होंने मोनोपोली की बात ही नहीं करी है। और ये जो राजा महाराजा निकल पड़े हैं, अगर इनका इतिहास खोलने लगेगा तो इन्होंने जितनी गद्दारी करी है देश के साथ अंग्रेजों की सेवा करके, वो सारा खुल जाएगा पचड़ा। तो ये दिक्कत है कि अभी जहां पर ये चले जाते हैं वहां पे वो ट्रैप हो जाते हैं। वो अगर खुलने जाएंगे तो काफी लफड़ा होगा। लेकिन मोनोपोली की जो बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अगेंस्ट में है ही क्या? आपने छोटे बिजनेस को खत्म कर दिया। आपने जो पॉलिसियां बनाई वो आपको पता ही नहीं थी। आपको अभी तो ये समझ में आ गया कि आपने सेबी को खरीद लिया, अपने नेताओं को खरीद लिया, जो नहीं डरते थे उनको डरा दिया। अब वो पैसों से खरीद लिया, वो सब आ गए। ईडी सीबीआई से डरते थे वो लोग आ गए। अब जो लोग नहीं डर रहे उसके लिए वो लॉरेंस बिश्नोई को लेके आए हैं। अब वो डराएगा बाकी का जो काम है वो। तो इनका ये जो पूरा वो माफिया ऑपरेशन का जो सिस्टम है वो चालू है। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत इनकी यहाँ पे हो गई कि इनका सामना यहाँ पे अजीत पवार और उद्धव ठाकरे जैसे आदमी से हो गया। और ये गुजरात का माइंडसेट लेके निकले थे कि अल्टीमेटली पैसों से सब खरीदा जा सकता है। महाराष्ट्र में ये दिक्कत पड़ गई कि यहाँ पे महाराष्ट्र अस्मिता को अगर आप करोड़ रुपया देके भी रख दो तो वो आपको मारेगा। तो आप एक ही इंसिडेंट देख लीजिए कि जब इन्होंने ईडी की नोटिस भेजी थी शरद पवार जी को, वो अगले दिन चले गए, इनके पास रिपोर्ट तैयार नहीं था। वो ईडी की नोटिस का क्या हुआ किसी को नहीं पता है। लेकिन उसी दिन रात को भीगी बारिश में 80 की एज में शरद पवार जी ने ये बोला कि दिल्ली सल्तनत के सामने मराठा न कभी झुका है न कभी झुकेगा। कितना एडवांटेज हुआ सीट का? 32। तो महाराष्ट्र की पब्लिक सेंटिमेंटल है। महाराष्ट्र की पब्लिक अपनी इज्जत को जानती है, अपनी अस्मिता को जानती है। और यही सबसे बड़ा दिक्कत लगेगा कि आप 3 लाख करोड़ का महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट, जहां पे कम से कम 50 से 70 हजार लोग बच्चों को नौकरी मिलती, आप उठा के ले गए हो गुजरात के लिए, और उसका आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री हो तो पूरे देश का इन्वेस्टमेंट आपको देखना है। और अभी कुदरत इनके साथ नहीं है। प्रकाश जी उस पर ज्यादा डालेंगे कि पूरी इनकी बुलती ढंग से ही चली गई। वो महाराष्ट्र बॉर्डर पे आके वलसाड़ के पास ही इनका ब्रिज गिर गया। तो अब कुदरत भी इनके साथ नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। जहां पे आप बोल रहे हो कि हम ड्रोन से सब देख लेते हैं, सब हम चेक कर लेते हैं, हमको सब पता होता है क्या हो रहा है। मतलब ये इनका जो झूठ का पुलिंदा है वो पकड़ा गया है। और अभी आप जो ये एडवांस दे दे के खरीदने की कोशिश करते हो, तो सुप्रिया ताई ने तो उनका दूसरे दिन हवा निकाल दी थी बोल के कि भाई आपके हस्बैंड को जो कोई इज्जत नहीं देता है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं देता है, वो आपको लाके 5000 की साड़ी दे देगा तो आप उसको वोट दोगे? तो औरतों ने बोला नहीं देंगे, क्योंकि जो आपके हस्बैंड की इज्जत नहीं करता है, आपके बच्चों की नौकरी, ऐसी सरकार से आप लाडली बहना का 5000 रुपया लेके करोगे क्या? तो अभी फिर वो अस्मिता वाली बात आ गई कि सही बात है ये हमको खरीदना चाहते हैं, तो वो भी इनका प्रोजेक्ट मिसफायर होगा। तो पोजीशन बिल्कुल टाइट है। इन लोग कैलकुलेशन कर लिया था और अभी जो जिद पे अड़े हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है।
एक नाथ शिंदे ने बोल दिया सीएम तो मैं ही बनूंगा, अब इसका कैलकुलेशन कैसा बिठाते हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये कोई नई हनुमान चालीसा ढूंढ के आए, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी पूछ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। प्रकाश जी, और सवाल यही उठता है कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि बगल में राम, हाथ में काम, ये है हमारा हिंदुत्व। दूसरी तरफ आप जब देखते हैं, जब बीजेपी का या फिर आप शिंदे, तो क्योंकि साथ में है तो सबको जोड़ा ही जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर बात सीधे तौर पर बीजेपी की करनी चाहिए। बीजेपी का हिंदुत्व है, कटोगे बटोगे, एक नहीं रहोगे तो नेक नहीं रहोगे, और आर पार की लड़ाई की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार महाराष्ट्र में भी प्रचार कर रहे हैं और आगे भी उनकी रैलियां हैं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी गायब है, बताया जा रहा है कि 8 तारीख से शायद वो आएंगे, लेकिन ना तो हम उनके कोई रोड शो हमने पहले देखे जितने भी अभी चुनाव हुए, और अभी लग भी नहीं रहा है कि उस तरह से वो प्रचार करेंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी करते रहे थे। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है। लोकसभा में भी देख लिया हमने, यहाँ पर भी देख लिया। महायुति के जो तीनों चेहरे हैं, उन 2 चेहरों को तो लोगों को पता है कि ये तो उनको गद्दार की तरह से लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ धोखा किया। और फडणवीस को का भी लोगों को पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, यानी कि वो तीनों चेहरे टेस्टेड हैं। और दूसरी तरफ सिंपैथी है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ महायुति का शीरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और उनके पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा रामबाण नहीं है जो था एक नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो भी खत्म। तो महाविकास अघाड़ी इन तमाम चीजों में एक तरह से आगे होती हुई नजर आ रही है। अभी हम जीत हार की बात जाहिर सी बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी के अगर हम देखें तो अगर आगे कौन है, चाहे थिन मार्जिन से ही सही, महाविकास अघाड़ी लगती है और उसकी कोशिशें भी लगती है लोगों को पहुंच रही हैं। हाँ, वो तो बात है, लेकिन एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा आपको कि इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां आपने इसका देखा, तो वहां पे जहां जहां नरेंद्र मोदी ने सभाएं की, वहां की सारी सीटें गिर गई, 1 या 2 छोड़ के। उसी तरीके से ये महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी अगर आते हैं या अमित शाह आते हैं, तो वो इनके खिलाफ भी जाएंगे, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, वो अभी लोगों को जो हजम नहीं हो रहा है। ये जिसका गिरीश जी ने उल्लेख किया कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अभी लोग कंटाल गए इनके सारी चीजों से, क्योंकि ये इससे लोगों को सबको पता लग गया है कि ये सिर्फ पहला फुसलाने की बातें करते हैं, और जो असली बात है उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सारी बातें हो रही है। ये अभी उतनी समझ तो लोगों को पिछले 10 साल में आ गई है, तो इसीलिए अभी महायुति की तो सरकार बनने वाली नहीं है, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है अभी। और दूसरे इसके अंदर क्या है कि वो तीनों जन एक में को काटने के लिए लगे हैं। अब वो क्या हुआ है कि फडणवीस ने फडणवीस को सामने करके अमित शाह ने जो खेल खेले, तो वो सारे जो बोलते हैं ना उसको, ये सारे दांव इनके उल्टे पड़ गए। यानी शिंदे को लाना, ये दांव उल्टा पड़ गया है। शिंदे लाने के बाद में जबरदस्ती में इन्होंने, जरूरत नहीं होते हुए इन्होंने अजीत पवार को लाया, तो ये भी दांव इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उसके बाद में अभी ये जो जिस तरीके से इन्होंने ये देश का सारा बजट खराब करके ये लाडली बहना वगैरह सारा ला लिया, तो ये देखिए इसकी रिएक्शन आ रही है लोगों के ऊपर, क्योंकि ये कुछ सभी लोगों को कुछ थोड़ी देख रहे। अभी लोगों को इतना तो समझ पाना कि भाई आपने सिलेंडर तो इतना महंगा कर दिया और हमको महीने रोज के 50 रुपए देना, ये कोई बात थोड़ी है। महीनों को 1500 रुपए महीने के, यानी रोज के 50 रुपए हो गए, और किसानों को ये पैसा कितना दे रहे हैं? साल का 6000, सिर्फ 6000, और उसमें भी कई कंडीशंस है। अब 6000 का मतलब ये है साल के, वो महीने के 500 रुपए, और महीने के 500 रुपए का मतलब है रोजाना 16 रुपए 50 पैसे। अब 16 रुपए 50 पैसे कोई किसान को देना और उसको नाम देना कि ये किसान सम्मान निधि, ये किसान का सम्मान निधि है कि ये किसान का अपमान निधि है? तो ये क्या है कि अभी ये लोग बेचारे मजबूर हैं, पैसे ले रहे हैं, सरकार बांटने के लिए बैठी है तो आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी महाराष्ट्र का लोग इतना तो बेवकूफ नहीं है कि ये इन्होंने ये जो बता रहे हैं, ये जिस तरीके से बैलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, वो अभी इसके ऊपर निकल गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये 10 साल में इन्होंने ऐसे कई जुमले फेंके हैं, मोदी जी के जुमले लोगों को अच्छी तरह से अभी समझ गए हैं। अभी ठीक है, शहर में रहने वाली जो बहनें हैं वो एक आधे बार मोदी जी को वोट देंगी इसके ऊपर, क्योंकि उनको किसानों का दर्द मालूम नहीं। लेकिन जो गांव खेड़े की महिलाएं हैं, वो तो बिल्कुल बोलती है कि हमारे खेती को भाव नहीं है, और ये फालतू ये सारी बातें क्या लगा के रखी, पैसे जा रहे लोगों के। अब
खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो रहे तो नहीं कौन लेगा? आप भी लेंगे, मैं भी लेंगे। अगर पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया तो हम भी बदल के आज भेज दिए भाई। तो ये हो रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी फिलहाल में इतना जो यूटी बारे में जो सोच रही थी कि हमने इतना पैसा बांटा, इससे आज कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है। घाटे की टक्कर है, लेकिन सरकार और सत्ता तो ये महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और उसके अंदर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है, स्ट्राइक रेट वो शरद पवार के पार्टी का ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे कम उम्मीदवार खड़े किए हैं। और शरद पवार ये ऐसा आदमी है कि जो हर उम्मीदवार को जानता है, नाम से जानता है, एरिया को जानता है। कांग्रेस की दिक्कत क्या हो गई है, एक बात समझिए बुशरा जी, कि वो जो टिकटें बांटते हैं उनके उसके लिए दिल्ली से कोई आदमी अपॉइंट होता है। जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र के लिए चेनी सलाजी आए। अभी चेनी सलाजी को ना महाराष्ट्र का टोटल ज्योग्राफी मालूम है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट का पता है। और सबसे मेन बात क्या होता है, आपको भी पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट बोले तो उसके अंदर 3-4 खेमे रहते हैं। तो इसका उसके साथ में पड़ता नहीं, उसका उसके साथ में पड़ता। इनको ये अंडर करंट जो रहता नहीं, ये मालूम किस नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है। और वैसा उसका भयंकर बुरा परिणाम ये हुआ है। इसके कारण कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहेगा, उसके नीचे उद्धव ठाकरे का रहेगा। यानी नंबर 1 में स्ट्राइक रेट के साथ सीटें हो सकता है कि कांग्रेस की ज्यादा चुन के आएंगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। बंटवारे में उन्होंने खुद की तरफ ज्यादा सीटें ली है, ये बात बिल्कुल है। और कई सीटें ऐसी भी है कि जो विदाउट कंसल्टेशन, एक तरफ जब वो बोलते हैं कि हमारा दोनों का आघाड़ी है, हमारा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कई जगह पे उन्होंने गलतियां की है, बगैर कंसल्ट किए उन्होंने कई सीटें डिक्लेयर की है। और ऐसा भी ये बोला जाता है कि कुछ मैनिपुलेशन करके, यानी फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करके कांग्रेस वालों ने टिकटें बांटी है, ये भी कान पे आया है। अब वो इसके कोई सबूत तो नहीं मिल सकते, लेकिन जो तरीके से जी टिकटें बटी है, यानी अच्छे उम्मीदवार छोड़ दिए बाजू में और बिल्कुल ही फालतू उम्मीदवार कई की जगह पे दिए गए हैं अभी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर 25 तारीख को ये महाविकास आघाड़ी की बनेगी। नहीं तो 26 तारीख को बीजेपी का ही गवर्नर है, वो 26 तारीख को गवर्नर रूल महाराष्ट्र में लागू करवा देगा। और उसके बाद में फिर जिस तरीके से खरीद फरोख्त होती है, इसके पहले भी हुई है, वो खरीद फरोख्त करने के हिसाब से ही भाजपा ने ये टाइमिंग बराबर डाली है। क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, 23 तारीख को काउंटिंग है, 23 तारीख को शाम को पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, 24 तारीख को जो भी होगा उनको सबको शपथ देनी पड़ेगी। और 24 तारीख को शपथ अगर नहीं दिए जाएंगी तो बचे हुए दिन, आखिरी का दिन है 25 तारीख। तो 25 तारीख को इनको चीफ मिनिस्टर को अगर जो भी बनता है उसको सभापति अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो अगर नहीं होता है, ये सारा नहीं होता है, तो डेफिनेटली 26 तारीख को भाजपा ताक पे बैठी है। और भाजपा वाले क्या करेंगे कि केंद्र में तो उनकी सरकार बैठी है, गवर्नर को बोल के, गवर्नर भी उनका ही है, तो गवर्नर को बोल के गवर्नर रूल लागू करवा देंगे। फिर हमारे यहाँ पे घोड़ा बाजार जो बोलते हैं वो बड़ा तेज हो जाएगा। इसके अंदर तो अभी ये माहिर हो गए, पैसे की तो इनके पास में कोई कमी नहीं है। तो ये 10, 15, 20 आमदार को एमएलए को खरीद के ये कुछ गेम करेंगे, ऐसा भी एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और एक तरह से लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा 20 तारीख के बाद, वो सब आपने यहाँ पर खोल कर रख दिया है। और ये संशय है। और कल भी जब इस पर बात करी थी, तब भी जो महाराष्ट्र के एक और जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इस तरह का संशय लगातार है, इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर सत्ता उनको नहीं भी मिलती है तो भी वो कैसे सत्ता हासिल कर लेते हैं, सरकारों को गिरा के, पार्टियों को तोड़कर, खरीद फरोख्त करके, वो सबको पता है। इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं रह गई है। सवाल यही उठता है कि गिरीश जी, कितना संगीन है ये पूरा मामला। और दूसरी बात, आज मैं देख रही थी कि शाहरुख खान को भी धमकी मिली है, तो धमकियां भी जो मिल रही हैं वो सलमान खान और शाहरुख खान, यानी कि इस तरह के नामों वाले एक्टर जो है उनको ही दी जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी नाम की कोई चीज रह भी गई है या नहीं। जंगल राज की बात जो कही जाती थी जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो कहा जाता था उत्तर प्रदेश के लिए, जब लालू प्रसाद यादव की थी तो कहा जाता था बिहार के लिए। लेकिन अब जो जंगल राज है, क्या उसकी री एंट्री हो रही है? जिस चीज से मुंबई महाराष्ट्र निकल चुका है, क्या फिर से
उसी की तरफ इसको धकेला जा रहा है अपने सत्ता के सुख के लिए? नहीं बुजरा जी, प्रकाश जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। बॉम्बे की पुलिस को एक टाइम में स्कॉटलैंड पुलिस की बराबरी कहा जाता था, तो ये वो गलती न करें। बॉम्बे की पुलिस को अगर आप फ्री छोड़ दो तो ये बिश्नोई बिश्नोई कुछ नहीं चलेंगे। आप पास्ट में देख लीजिए, हाजी मस्तान था, करीम लाला था, अरुण गावली थे, ये उनको तब तक ही बर्दाश्त करते हैं जब तक ये बिजनेस में चलते हैं। जैसे ही वो अपने एक्सटॉर्शन पे आते हैं, आप देख लीजिए बारी बारी सारे खत्म हो गए। वो ही नहीं खत्म हो गए, उनकी गैंग भी खत्म हो गई। तो महाराष्ट्र का एक टॉलरेंस पावर का लेवल है। और ये बोल रहे हैं कि अभी ये जो धमकी वाला जो एपिसोड है, ये तो देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। हम लोग जब तक क्राइम कवर करते हैं और क्राइम के पीछे की स्टोरियां फॉलो करते हैं, तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र में अगर सरकार नहीं मिलती है तो पैसा कहां से उगाई करेंगे। तो पैसा उगाई के लिए इन्होंने एक ये अंडरवर्ल्ड सो कॉल्ड पार्ट 2 खड़ा किया। अब वहां पे वैक्यूम है, अभी उगाई करने वाला कोई है नहीं। तो ये बता रहे हैं जंगल में एक बड़ा शेर आया है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, वो किसी को भी मार देता है। और अंडरवर्ल्ड का एंट्री का सबसे पहला यही होता है, वो किसी निर्दोष को मार देते हैं। टी सीरीज वाले को मार देने का कोई बड़ा कारण नहीं था, लेकिन उससे एक दहशत खड़ी होती है। तो बड़े को डराना है तो छोटे को मार देना पड़ता है। तो अब छोटे को मार के ये बड़ी दहशत हुई है कि गवर्नमेंट नहीं आएगी तो कम से कम लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पे बैठे बैठे फोन पे पैसा तो उगाई करके देगा, क्योंकि पैसा है किसके पास? बॉम्बे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इन्हीं के पास तो है, फिल्म इंडस्ट्री के पास है और इंडस्ट्री वालों के पास है। फिर कहीं मुकेश अंबानी के घर के नीचे कोई बम फट जाएगा, फिर वहां पे उसको डराया जाएगा, वो भी बोलेगा भाई चलो क्या सेटलमेंट करना है। योगी अभी वो रोते के सामने रो ना तो रोना कम हो जाता है। अभी वहां भी तो चालू हो गया, योगी आदित्यनाथ को भी किसी ने धमकी दे दी है। अभी आपके पास 12-15 करोड़ की सिक्योरिटी है, उसमें आप घूमते हो, आपको फोन दे रहे हैं, आपको फोन आ रहा है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो ताजुब तो यही लगता है। अमित शाह की भतीजी का पर्स गुम हुआ था तो दिल्ली जैसे एरिया में पुलिस 2 घंटे में ढूंढ के ले आई थी, सिर्फ पर्स चोरी हुआ था, वो चोरी करने वाले को भी। तो हम लोगों वी आर नॉट सीरियस। अगर ऐसा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स इतने पावरफुल हैं कि जैसे वो मैसेज आया उसको 2 घंटे में आप एस्टेब्लिश कर पाते हो कि वो फोन आया था। और फिर मोदी जी के पास तो ड्रोन है, वो कहीं पर भी भेज के कोई भी इंफॉर्मेशन ले लेते। तो मैं समझता हूँ वो ड्रोन अभी निकाल लेने चाहिए और यहाँ पे लगा देने चाहिए महाराष्ट्र में। जी बुशरा जी, बिल्कुल। और लग रहा है कि वो ड्रोन अभी निकलेंगे नहीं, और वो ड्रोन तब निकलेंगे जब विपक्ष के नेताओं के ऊपर निगरानी करनी होगी, तब वो ईडी लेकर पहुंचेगी। वो सब हमको पता है, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र की सियासत बेहद इंटरेस्टिंग मुहाने पर आकर अभी खड़ी हो गई है, और यहाँ से आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार जो है अपने पूरे शबाब पर नहीं आया है। अभी रैलियां, वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो मायने रखते हैं, उनकी रैलियां अभी होना बाकी हैं, और पूरा चुनाव जो है शबाब पे चढ़ना भी बाकी है, और उसके बाद देखना होगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किस तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया गिरीश जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार डीबी लाइव के तमाम कार्यक्रमों को देखते रहिए, सराहते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।